साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम लोग उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आपके बाल विकास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इन प्रश्नों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। इससे पहले कि शुरू करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका आज का पहला सवाल है, बाल विकास के संदर्भ में विकास का सही अर्थ क्या है? जो बाल विकास है, बाल विकास का मतलब क्या होता है? बालक का विकास, बालक का विकास। अब बालक का विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अवस्था में होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो इसमें जो है आपका विकल्प जो सही होगा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणात्मक प्रक्रिया में क्या आता है? गुणात्मक में आता है बालक का व्यवहार, कार्यकुशलता। मात्रात्मक में क्या आता है? मात्रात्मक में आता है बालक का शारीरिक लंबाई, वजन, ये सब आता है मात्रात्मक। तो विकास का जो सही अर्थ है क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? देखिए जो पियाजे ने दिया है, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था या इसी को हम लोग कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, गामक अवस्था, और ये पहली अवस्था मानी जाती है। इसकी आयु होती है जो 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इसकी जो आयु होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरा स्टेज है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसकी जो आयु होती है 7 से 11 वर्ष। चौथा एज है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसकी जो आयु है 11 वर्ष से अधिक। अब बात किसकी कर रहा है? 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा? देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अब यहाँ पहला ऑप्शन आपका है शिक्षक द्वारा व्याख्यान पद्धति। अब देखिए जब व्याख्यान पद्धति दी जा रही है तो इसमें क्या होता है? टीचर ही बोलता है और छात्र क्या होता है? सुनता है। जब छात्र सुनता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है और टीचर बोलता है तो एक्टिव रहता है। तो ये जो व्याख्यान पद्धति है ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये उच्च स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी होती है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, अगर आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक के बारे में बताएंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा आपका केवल पाठ्य पुस्तक में ही रह जाएगा, उसके आगे न तो समाज के बारे में जानेगा न परिवेश के बारे में जानेगा। तो ये भी आपका सही नहीं है। बच्चे की रुचि और आवश्यकता पर आधारित जो शिक्षण होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शाता है। बच्चा क्या है? बच्चा अपने समाज के अंदर, अपने परिवेश के अंदर, अपने रुचि के अकॉर्डिंग जो चीजें सीखता है उसमें बच्चा 100% क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। और जब बच्चा सक्रिय हो जाएगा तो उसके अंदर अब प्रेरित हो जाएगा, रुचि भी आ जाएगी और वो शिक्षा क्या कहलाती है? आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। अगला सवाल प्रश्न आपका, वाइगॉस्की। अब जानिए वाइगॉस्की महोदय ने क्या कहा कि बच्चे अपने समाज और परिवेश
समाज और परिवेश से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इनका जो भी सिद्धांत या जो भी उत्तर इनके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा, उसमें सामाजिक अंतःक्रिया, समाज, परिवेश, परिवार, इन सब का जरूर ही ऑप्शन में होगा। तो आप लोग कुछ करिएगा नहीं, केवल बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न में वाइगॉस्की दिया है तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया होगा या समाज से रिलेटेड होगा या परिवेश से रिलेटेड होगा, उसी ऑप्शन को आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन सा प्रेरणा आंतरिक स्रोत है। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत, अब देखिए प्रेरणा क्या है। प्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रेरणा और दूसरे को कहते हैं बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा मतलब खुद के अंदर जो रुचि उत्पन्न होती है, खुद के अंदर स्वयं के अंदर जो रुचि उत्पन्न होती है, मोटिवेशनल, जो हम लोग मोटिवेट होते हैं, वो आपका आंतरिक में आता है। बाह्य प्रेरणा का मतलब जो बाहर से प्रेरणा मिलती है, जो बाहर से लोग प्रेरित करते हैं, वो आपका क्या है, बाह्य प्रेरणा है। यहाँ लोगों का मतलब कि जो चीजें आपको बाहर से प्रेरित कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं आपका। अब देखिए ऑप्शन आप पढ़िए, यहाँ पुरस्कार, कोई एक व्यक्ति लोग आपको पुरस्कार देंगे तो आप क्या होंगे, प्रेरित होंगे। तो कौन सा है, बाहर से प्रेरित हुए आप। दंड, दंड भी बाहर से ही दिया जाएगा। प्रशंसा, प्रशंसा भी बाहर से ही आपको मिलेगी। तो तीनों देखिए बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आ गए। लेकिन जिज्ञासा का मतलब होता है खुद के लिए, खुद से जानने की इच्छा। अब देखिए खुद से जानने की इच्छा मतलब स्वयं। अब जिज्ञासा क्या होगा, स्वयं के अंदर जो ज्ञान जानने की इच्छा हो रही है, तो ये आपका हुआ आंतरिक प्रेरणा। अगला, सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, उन बच्चों को दंड देना आपके किसी भी शिक्षण में नहीं है, किसी भी विधि में नहीं है। और ये एनसीएफ 2005 भी इसकी निंदा करता है। ये चीज एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भी नहीं है। अनदेखा भी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान दे सकते हैं बच्चों को। जो बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है, आप उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला अगला प्रश्न है, किस प्रकार की स्मृति अल्पकालिक होती है। देखिए अल्पकालिक स्मृति की बात कर रहा है। स्मृति अल्पकालिक वही होती है जो बहुत कम समय के लिए क्या होती है, सक्रिय होती है। अल्पकालिक का मतलब ही क्या होता है, बहुत कम समय के लिए सक्रिय। तो कौन सी स्मृति है जो बहुत कम समय के लिए सक्रिय होती है, तो ऐसी स्मृति को हम लोग कार्यशील स्मृति कहते हैं, जो केवल 20 से 30 सेकंड तक ही सक्रिय रहती है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार की स्मृति को अल्पकालिक स्मृति होती है, स्मृति अल्पकालिक होती है, वो कार्यशील स्मृति है, जिसका जो एक्टिविटी है मतलब कि वो ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रहती, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड तक सक्रिय रहती है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब ये 20-30 सेकंड तक रहती है तो लोग मतलब जल्दी से तात्कालिक कार्य को पूर्ण कर सके, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, समावेशी। देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, समावेश एक शब्द क्या है, समावेश। समावेश का मतलब होता है सभी उसमें क्या हो, प्रविष्ट हो। सभी प्रविष्ट, प्रविष्ट का मतलब हम लोग समानता से भी ले सकते हैं, समान।
समावेश का मतलब ही सभी समान रूप से प्रवेश। अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन तो हम केवल से काट देंगे, यहाँ केवल है केवल, तो ये 2 ऑप्शन तो हम केवल से काट दिए। कमजोर बच्चों को अलग, इसको हमने अलग से काट दिया। एक ऑप्शन बचा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं, कमजोर बालक भी होते हैं, उसके बाद विशिष्ट बालक भी होते हैं। समावेशी शिक्षा उसी को कहते हैं जो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है बालक का सामाजिक विकास। बालक का जो सामाजिक विकास होता है, बालक के जो प्रथम पाठशाला हम लोग कहते हैं, वो पाठशाला किसको कहते हैं, परिवार को। परिवार बालक की क्या होती है, प्रथम पाठशाला। अब परिवार के बाद बालक का जो सामाजिकरण शुरू परिवार ने कर दिया, लेकिन सामाजिकरण हुआ कहाँ, समाज से, पड़ोस से, यही सब तो होता है, और ये धीरे धीरे फैलती जाती हैं। तो बालक का सामाजिक विकास परिवार से शुरू होता है, समाज, पड़ोस, बच्चों के एक से दूसरे, फिर ये धीरे धीरे स्कूल में जाएगी। तो शुरुआत प्रभावित अगर हो जाए आपका परिवार और समाज, तो बालक का सामाजिक विकास भी प्रभावित हो जाता है। विद्यालय तो बाद में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि सक्रिय अधिगम। देखिए सक्रिय अधिगम का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें बच्चा एक्टिव हो जाए। अब बच्चा एक्टिव किसमें होगा, बच्चा एक्टिव होगा जो है जिसमें उसे खुद करके सीखने का मौका मिलेगा, लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड होगा, उसमें बच्चा क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। अब रटने की विधि में बच्चा सक्रिय नहीं होगा, व्याख्यान विधि में टीचर सक्रिय हो जाता है, लेकिन परियोजना विधि का नाम ही है प्रोजेक्ट विधि पर आधारित है। और प्रोजेक्ट विधि जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा खुद करके सीखे, इसमें बच्चा क्या होगा, बच्चा जो है सीखेगा, खुद एक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, बाल विकास की प्रक्रिया रुक रुक कर होती है, बिल्कुल गलत। जो बाल विकास है, बाल विकास जो है एक बार जन्म से शुरू होती है तो फिर निरंतर चलती रहती है। बाल विकास में बालक का विकास वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है, लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं। इसकी गति तीव्र और मंद हो सकती है लेकिन रुकेगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन सही है, कंटिन्यूअस वाली है। पियाजे के अनुसार तर्कशील सोच। देखिए तर्कशील सोच का विकास किस अवस्था में होता है, पियाजे ने जो तर्कशील सोच का विकास था वो अमूर्त अवस्था से शुरू हो जाता है। किससे, अमूर्त स्टेज से। अमूर्त आपका 4th स्टेज है, लेकिन बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है कब से, तीसरे अवस्था से। लेकिन जो वहां शुरू करता है वो ठोस वस्तुओं को बेस्ड बना के, मतलब इसमें ठोस वस्तुओं को आधार बना के, ठोस वस्तुओं को आधार बनाएगा, आधार बनाकर तब तर्क करता है। लेकिन यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचने लगता है, यहाँ तर्क करना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा यही दोनों में अंतर है। ठोस वस्तुओं को आधार बनाकर तर्क करना शुरू, कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ बच्चा इसमें तर्क कर सोचना, तर्कशील हो जाता है, मतलब सोचना शुरू कर देता है। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक 11 से अधिक वर्षों के लिए होती है। समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकास विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए विकास का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है,
तो विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है और ये आपका सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया। विकास सभी में समान होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि विकास सभी में समान नहीं होता, विकास अलग अलग होते हैं। तो आपका हर बच्चे का जो दर है, व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत वातावरण है, तो ये सब विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। विकास को बिल्कुल प्रभावित करते हैं क्या? वातावरण, समाज, शारीरिक क्षमता बच्चे की। तो वो विकास समान असमान होने में सहायक होती है, कभी विकास समान नहीं हो सकता है। चूंकि दो व्यक्ति भी समान नहीं होते तो उनका विकास कहाँ समान हो जाएगा? कौन सा आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, बालकों में सीखने की प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीखने की प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए, आप किसी बालक को दंड देंगे, डर से पढ़ेगा कुछ देर तक, लेकिन उस बालक एक्टिव नहीं रहेगा कि एक्टिव हो जाए। अगर बालक में सीखने की प्रेरणा की क्या कर दिया जाए, रुचि बढ़ा दी जाए, तो बालक खुद स्वयं करना शुरू कर देगा और उसमें जब अपने रुचि के अनुसार स्वतः ही प्रेरित हो जाएगा, तो उसका भय या तुलना जैसे, यहाँ देखिए तुलना भी है ना, तो भय और तुलना जैसे नकारात्मक संदेश ही नहीं होगा। बच्चा खुद सक्रिय हो जाएगा और सीखने में जो अभी समय नहीं सही से दे पा रहा था, वो पूरे मन के साथ सीखना शुरू कर देगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वाइगॉस्की के अनुसार जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ। मैंने आपको बताया था कि बच्चा जैसे यहाँ ए पर खड़ा है और एक पॉइंट है बी, बच्चा यहाँ जाना चाहता है बी पॉइंट पे, लेकिन बच्चा अकेले नहीं जा पाएगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो बच्चा यहाँ ए से बी तक जा रहा है, इस क्षेत्र को कहते हैं जेडपीडी। लेकिन ये क्षेत्र बच्चा अकेले नहीं जा पाएगा, उसके लिए जरूरी होगी किसकी? स्कैफोल्डिंग की, अर्थात अस्थाई मदद की। और वह अस्थाई मदद कौन दे सकता है? MKO। MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। वो क्या हो सकता है? माता पिता, भाई बहन, मित्र, यार, शिक्षक, सब हो सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या? जेडपीडी। और ये क्षेत्र क्या कहता है कि बच्चा जाना चाहता है लेकिन बिना सहारे के नहीं जा पाएगा, किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी तभी वो जेडपीडी क्रॉस करेगा। तो ऑप्शन देखिए, बच्चा जो अकेले कर सकता है बिल्कुल गलत, बच्चा जो कभी नहीं कर सकता ये भी गलत, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, जेडपीडी क्षेत्र को करने के लिए MKO की जरूरत होगी, इसके फोल्डिंग जरूरत होगी। MKO कौन होगा? जो दूसरे, मतलब अधिक ज्ञानी है, बच्चा से अधिक नॉलेज रखते हैं वो, और इसके फोल्डिंग मतलब जो अस्थाई मदद MKO देगा। तो ये चीज आपको जाननी होगी। वाल्गास्की के अनुसार कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा गलती करके सीखता है कहलाती है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करके सीखना। लेकिन परीक्षण एवं त्रुटि का मतलब होता है कि बच्चा गलती कर करके सीखता है। एक मनोवैज्ञानिक थांडाइक थे, उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार सीखने के लिए गलती कर रहे हैं तो वो गलतियां धीरे 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 सुधार हो जाएंगी। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है? अब देखिए, सामाजिक विकास से संबंधित की बात कर रहा है। ये सोचने की क्षमता, भाषा विकास, सहयोग की भावना। देखिए, जो समाज से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, उनके अंदर एक अलग प्रकार की सोच होती है, सामाजिक सोच। और सामाजिक सोच जो है वो सहयोग की भावना रखती है।
तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस सहयोग की भावना का मतलब समाज में सब लोग मिलजुल कर रहें, दूसरों की मदद करें, यही सामाजिक विकास का मुख्य लक्षण होता है। अगला, समावेशी शिक्षा का अर्थ हमने बताया। समावेशी शिक्षा का मतलब बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा। अब देखिए, हम केवल देखा तुरंत, हटाना देखा तुरंत गलत, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, बस यही सही है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना। बस समावेशी का जब भी प्रश्न आए, बस इतना याद रखिए कि बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना ही क्या है, इसमें समावेशी का मतलब है सभी लोग शामिल हो सकते हैं, वो चाहे प्रतिभाशील हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, सब बालक शामिल हो सकते हैं, कमजोर वर्ग के हों। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, वो आपका परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला हम लोग किसे मानते हैं? परिवार को मानते हैं। बालक सबसे पहले अपने माता पिता, भाई बहन, इन्हीं के संस्कार से भाषा सीखता है, इसीलिए परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला। अगला, सीखने को स्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक है। देखिए, आप रटेंगे, रटना स्थायी नहीं होता। सबसे अच्छा माना जाता है स्थायी के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति। आप अभ्यास करिए, अभ्यास के बाद उसको बार बार दोहराइए, वो मस्तिष्क में क्या होगी? स्थायी हो जाएगी। और ये थॉर्नडाइक का रूल भी है। थॉर्नडाइक का जो रूल है वो क्या है? अभ्यास का नियम, इसके अंतर्गत भी आता है। जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, उन्होंने अभ्यास के नियम में यही कहा कि बच्चा धीरे धीरे अगर अभ्यास कर रहा है, बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो वह मस्तिष्क में क्या होगी? स्थायी रूप से बैठ जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा, अभी हमने प्रेरणा के बारे में बात किया, बाह्य और आंतरिक दो प्रकार की प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा मतलब खुद के अंदर जो प्रेरणा जागती है उसे हम लोग आंतरिक कहते हैं। पुरस्कार आप बाह्य प्रेरणा से पाएंगे, प्रशंसा बाह्य प्रेरणा से पाएंगे, अंक आप बाह्य प्रेरणा से, लेकिन जिज्ञासा खुद के अंदर होगी। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही है। भावनात्मक विकास का संबंध है। भावनात्मक विकास किससे संबंध है? जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, उस बुद्धि में भावनात्मक विकास कभी नहीं आ सकती, वो तुरंत तर्क करना शुरू कर देगी। कौन? बुद्धि। भावनात्मक विकास दरअसल जुड़ा होता है संवेगात्मक से, आपके संवेग से जुड़ा होता है। क्रोध, प्रेम, भय, ये सब होते हैं भावनात्मक के अंतर्गत। तो ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है, संवेग से जुड़ा होता है, इसलिए भावों की जो अभिव्यक्ति होती है उस जो है विकास में संबंध रखता है, भावों की अभिव्यक्ति से। कौन? भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? केवल, बिल्कुल गलत। अनुशासन बनाए रखना, भी गलत। अधिगम में मार्गदर्शन करना। शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो बच्चे के सीखने में रोड़ा नहीं बनना कि आप रोड़ा बन जाइए, मार्गदर्शक बनिए, सहयोगदाता के रूप में चलिए, मार्गदर्शन का कार्य करिए। यही है आपका सुविधादाता के रूप में, यही आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है क्या? कि बच्चे के अधिगम में टीचर सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, सीखने की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है? भय का वातावरण, तनावपूर्ण वातावरण, सहयोगात्मक वातावरण। सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग प्रश्न का उत्तर देखिए, तुरंत ऑप्शन सही कर ले जाइए। प्रश्न छोटे नहीं हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। जब सबका वैयक्तिक भिन्नता ही एक नहीं है तो सब समान गति से कैसे सीखेंगे? इसलिए आपका इसको हम गलत मानेंगे। सब बच्चे समान गति से नहीं सीखते,
सीखना केवल विद्यालय में होता है। अब यहाँ केवल से ये गलत हो गया। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्न होती हैं और यही सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है जब उनका शारीरिक क्षमता, हर एक चीज, बुद्धि भी अलग, अभिरुचि भी अलग, परिवेश भी अलग, सब अलग है तो सीखना कहाँ समान गति होगा। तो कौन सा सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो निर्धारित करती हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। तो सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग होती हैं, इसीलिए सब लोग अलग अलग से सीखते हैं। किसी की मंद, किसी की तीव्र विकास की प्रक्रिया चल रही है। कौन सा सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को कभी दंड नहीं देना चाहिए, न ही शिक्षक को उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, अलग से मदद करनी चाहिए। कक्षा के बाहर भी अगर बच्चा मिल रहा है तब भी उसकी मदद करनी चाहिए, तो अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण दर्शाता है। देखिए, रचनावाद क्या है। रचनावाद मानता है कि बच्चे अपने जो पूर्व अनुभव को क्या करते हैं, पूर्व अनुभव में नया ज्ञान जोड़ देते हैं और नया ज्ञान जोड़कर जो कुछ सीखते हैं वो आपका बनता है क्या, रचनावाद। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण कभी रचनावाद का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा शिक्षक केंद्रित में। बाल केंद्रित अनुभव आधारित शिक्षण में हो सकता है, लेकिन तो आप ये सोचिए कि शिक्षण केंद्रित में जब शिक्षक पर केंद्रित हो गया तो बच्चा अपना ज्ञान कहाँ से जोड़ पाया। और पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ने का मतलब ये है कि बच्चा खुद करके सीखेगा। जब खुद करके सीखेगा तो कुछ न कुछ रचना तो करेगा ही। जब रचना करेगा, उसी रचना को शिक्षक को पकड़ना होता है कि बच्चा ने क्या किया, कैसे किया, कौन सा कार्य किया, अच्छा किया, गलत किया। और शिक्षक अपने अनुसार सोचे कि बच्चे ने जो तर्क लगाया कैसा तर्क लगाया। बच्चा गलत भी कर रहा है तब भी शिक्षक को पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये किस कंडीशन से, किस दशा से सोचा। तो कौन सा सही होगा आपका, अनुभव आधारित शिक्षण जो होती है वो रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बालक के नैतिक विकास में संबंधित सिद्धांत किसने दिया। अभी हम लोग कोहल वर्ग पर एक वीडियो भी बनाए हैं और उन पर आधारित प्रश्न भी कराए हैं, उनमें ये प्रश्न भी शामिल है। तो किसने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। नैतिक विकास में कोहल वर्ग ने कितने स्तर दिए थे, 3 स्तर दिए थे। और कितने स्टेज दिए थे, 6 स्टेज दिए थे। तो अगर कोहल वर्ग आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से हटिएगा तो जाके कोहल वर्ग का वीडियो देख लीजिएगा जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगला, सीखने के पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है, सीखने का पुनर्बलन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीएफ स्किनर ने बताया कि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे शाबाशी हो, इनाम हो, प्रशंसा हो, मिले तो वह व्यवहार पुनः दोहराया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अच्छा सिद्धांत है। भय द्वारा शिक्षण बिल्कुल नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण। देखिए, बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वो बालक के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि बालक इसमें खुद सक्रिय रहता है और अपनी भागीदारी को प्राथमिकता देता है। कौन सा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग 30 उन प्रश्नों पर अभ्यास किए जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। प्रश्न में छोटे छोटे ये 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न कभी कभी आपको डाउट में ला देते हैं और आप खुद उत्तर गलत करके चले जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो पूरा देखिए। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।